अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशत के बखैर आगले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया दिन है, नई सुबह है, नया है आज़म, जुमे का दिन भी है, तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। बहुत से अहम मौज़ूआत हैं और सबसे अहम मौजू जो है वो आज का क्या होने जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए। पहले आज की अच्छी बात तो सुन लीजिए। इंसान जितनी मेहनत अपनी खामी छुपाने में करता है, उतनी मेहनत में खामी दूर भी की जा सकती है। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और नाउ यू आर मेकिंग रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस के नहीं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ऐसा ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आपसे खामी हो ही ना। जितनी मेहनत आप बहाने गढ़ने में लगाते हैं, उतनी मेहनत काम करने में कर लें, क्या ही बात है। मेहनत की बात हो रही है और बहाने गढ़ने की बात हो रही है, तो दिल टूटने की भी बात होगी। एक बार फिर हमारा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हमारा मिडिल रन बना रहे हैं हम लिटिल क्यों। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में सह अफ्रीकी सीरीज़ का यानी कहना पड़ेगा इम्तिहान ही है। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल हैं। आज पहले मैच में पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश वो मध्य मुकाबिल हैं, और जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि अच्छा आगाज़ मिला था, शुरू के पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरी थी, तो एक बार फिर वही हुआ कि विकेटें गिरी ही नहीं, ना विकेटें गिरती हैं ना रन्स बनते हैं। खैर, इस पर क्या ही मुफस्सिल बात करें, आगे चल के शो में इस पर मुकम्मल बात करेंगे। इसके अलावा शो में आज क्या है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का पूरा महीना। इस पे पहले भी हमने बात की। आज हम क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 7 अक्टूबर है आज और दुनिया भर में अहम तरीन फसल है कपास, द मोस्ट एक्सपेंसिव कैश क्रॉप। उसका दिन आज मनाया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि हमारी जो कपास की पूरी फसल है, इस बार सैलाब ने तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में लेकिन इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़ को किन मसाइल का सामना है, आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे। अगेन दमा, वैसे तो हम बहुत आगे आ गए हैं मेडिकल साइंस में और हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाल लिया है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिन पे अभी भी रिसर्च चल रही है। अब दमा क्यों होता है, इसके लिए क्या किया जाए, और हमारे मुल्क में अगर दमा होता है तो उसकी वजह क्या है, क्या ये मौरूसी है, क्या इसमें जो हमारी पोल्यूशन है उसका कितना जो है अमल दखल है, इस पे भी आज हम शो में बात करेंगे। अस्थमा के मर्ज पे हम मुकम्मल बात करेंगे। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, जैसे हमने आपको बताया, ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया है सैलाब से। जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंध की कपास सारी ख़त्म हो गई है, वहीं स्वात में जो है सेब के बागात जो हैं वो भी ख़त्म होने लगे हैं। अब स्वात के सेब नहीं आएंगे मार्केट में तो बहुत बुरा होगा। खैर, कितना बुरा हुआ है वहाँ फसल के साथ आगे उसकी रिडेम्पशन कैसे करेंगे, इस पे आज शो में बात करेंगे। खैर, सैलाब से मुतासर इलाकों में जल्द की बीमारियों में जो है वो इजाफा हुआ है। लाहौर के बेहतरीन डॉक्टर्स बलूचिस्तान पहुंचे हैं और इसके अलावा पाक फौज जो है उसने अपना एक पूरा मोबाइल हेल्थ यूनिट सियालकोट से सांगड़ पहुंचा दिया है। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं मेरे और आपके फेवरेट। क्या करें, जब एक फेवरेट टॉपिक होता है और जब दिल टूटता है तो तकलीफ भी उतनी ही होती है। खैर, मैच अभी बाकी है सर, पूरी एक इनिंग्स अभी बाकी, और बांग्लादेश जो है इस वक्त चेस कर रहा है। बांग्लादेश ने 12 से ज़्यादा रन बना दिए हैं। यस, बांग्लादेश ने 16 रन बना लिए हैं। उनका कोई खिलाड़ी अभी आउट नहीं हुआ है और वो चेस कर रहे हैं 168। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, सब डिसऑर्डर। तो अदील अजहर भाई जो है वो हमें अब स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। और मैं ये तो नहीं पूछूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं, सारे एहसास ज़रा हम करते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा फॉल ऑफ विकेट्स देख लें। फॉल ऑफ विकेट्स के साथ साथ ही अगर हमारे पास हैं, अगर हम फॉल ऑफ विकेट्स दिखाएं पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह, ये आप देखें कि ये शान मसूद जो है इस तरह आउट हुआ है। अच्छा, बाय द वे कैमरा वर्क इंतहाई शानदार है आज कुछ मुझे इतना शानदार है कि मुझे मिडिल ऑर्डर से भी बुरा हमारा जो है वहाँ का कैमरा वर्क चल रहा है। लेकिन खैर, अदील प्लीज टॉक अस थ्रू, मतलब कि मुझे तो नहीं समझ आई। अच्छा देखिए, आई थिंक अगर कोई ये समझ रहा था कि चेंज ऑफ ज्योग्राफी से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अप्रोच या उनकी किस्मत में तब्दीली हो जाएगी, अभी मेकअप में भी यही बात हो रही थी। मैंने कहा भाई क्या हुआ है, वही टीम उठ के 3-4 दिन पहले लाहौर में ऐसी क्रिकेट खेल रही थी और अब वो वहां पर पहुंच गई। यहाँ तो बल्कि मैं कहूंगा एक उनके साथ डबल वहमी हो गई, और वो ये हुआ है कि हेगली ओवल जहां पे ये मैच हो रहा है उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है, यानी आई थिंक इट्स गुड 10 यार्ड्स या 8 to 10 यार्ड्स फ्रॉम हम जो कद्दाफी स्टेडियम, बिकॉज हमारे तो पार्क काफी छोटा कर बाबर अगेन नेमेसिस स्पिन, पहला बॉल
कैसे डिफाइन करेंगे? पहली बॉल लाइक बाबर, आई मीन बाबर हैड ऑलरेडी टेकन टू मच टाइम। आई थिंक 25 गेंदों पे 22 रन बाबर ने बनाए और उनके ऊपर 15 डॉट बॉल खेली, 15 डॉट बॉल और उसमें 4 चौके आप देखिए उनके शाम। पहले 16 रन बाबर ने अपने सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए थे। बाबर इज अंडर प्रेशर देयर स्पिनर के सामने, एक मखसूस किस्म का। आई थिंक द वीकनेसेस उसकी बाबर की अब पकड़ ली गई हैं और इस पे वो अब ये वर्ल्ड बड़ी टीम है, इसको नहीं छोड़ेंगी। इसके ऊपर आप ये देखिएगा बाबर इसको एक इसको जो है ना कहना चाहिए कि एक बस एक पुल करना, उसको सॉरी स्वीप करना चाह रहे थे बट टॉप एज लगा है। बहुत सिमिलर होती जा रही है, बड़े प्रेडिक्टेबल बाबर की जो है वो डिस्मिसल्स होती जा रही है। देन केम इन शान मसूद, उन्होंने जो बाबर के आउट होते ही जो पहला ओवर था पूरा 5 गेंदें, समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल लेवल क्रिकेट है या क्या है। ऑल्दो बाद में ही केम बैक और उन्होंने फिर बाकी मामलात अपने ठीक किए। लेकिन शान मसूद के इनिंग्स और डिस्मिसल को कैसे? जी हाँ, शान मसूद ने 22 गेंदों पे 31 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इस वक्त इनको अर्जेंसी का अंदाजा हो गया था टीम को, वी आर गोइंग बिहाइंड राइट नाउ। बिकॉज मैं गलती पे अगर ना हूं तो 7.2 7.3 की एवरेज से पाकिस्तान रन कर रहा था, जिसका मतलब हम 150 रन अप्रोच कर रहे थे, विच वुड हैव बीन अ वेरी अंडर पार टोटल। तो शान ने आफ्टर अ स्लो स्टार्ट ही डिड मैनेज टू हिट। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि शान इन विकेटों में पाकिस्तान के बेहतर परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से हो सकता है। लेकिन एज वकार यूनुस वाज सेइंग, और मैंने भी जब शुरू के ओवर्स देखे थे यही अंदाजा हुआ था, इस विकेट का थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है, स्लाइटली ऑन द स्लोवर साइड है ये। सो ये जो रन भी पाकिस्तान ने 167 किए हैं, ये शायद एक ज्यादा सपोर्टिव ट्रैक पे 180 के करीब 175 के करीब रन हो सकते हैं। देखें अब फैन होने का एक मसला ये भी है कि हमें कभी कभी तो बात करनी पड़ती है ना। तो हमने देखें ये क्रेडिट तो दे दिया, यस स्लोअर साइड और ये सारी चीजें, बट अगेन नाउ कमिंग, अब सारी स्लोअर साइड हमारे लिए ही है। फिर आते हैं जी अब किस्सा हम छेड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में छक्का मारना मेरे लिए आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2, मैं रोजाना 150 छक्के मारता हूँ, सुबह 2, शाम 2, रात 2, डॉक्टर के मशवरे से मैं बहुत छक्के मारता हूँ। स्टोरी मतलब कि स्टोरीज इतनी है कि खत्म ही नहीं हो रही। स्टोरी नंबर 3, मैं एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिलने पे कौम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है हैदर अली और मैं एक बार फिर आउट हो गया हूँ। तो मैं क्या करूं इस मिडिल ऑर्डर का, कहां लेके जाऊं मैं? अभी थिंग्स हैव बिकम सो प्रेडिक्टेबल राइट नाउ। अब पता नहीं फैसल आपने हमारा वो इंटरव्यू देखा हो जब हमने रमीज राजा और समीरा ने किया था, and there was an element of arrogance in that when Ramiz was talking about them. He said यार यही बेस्ट प्लेयर है हमारे पास और यही आपको वर्ल्ड कप जीत कर ही दिखाएंगे। I don't know what he meant by saying that, लेकिन ना 2029 का कुछ I'm pretty sure 2029 में भी इफ्तिखार तो खेल ही रहे होंगे। उस वक्त तो वो उस वक्त भी नौजवानों की फहरिस्त में जो है वो शामिल होंगे। लेकिन इफ्तिखार आज उन्होंने 2 चौके बहरहाल मार दिए, 13 अपनी जो उनकी करियर स्ट्राइक रेट है उससे तो उन्होंने बेहतर किया है। लेकिन फिर भी मुझे ऑनेस्टली लॉजिक समझ में नहीं आती है। 6 ओवर्स रह गए हैं, बात थोड़ी सी इंटेंट की होती है। देखिए मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट पाकिस्तान हैज़ जो कि मिडिल ओवर में खेल सकता है वो शादाब है। हम उसको मुसलसल अंडर एस्टिमेट करके आई रियली डोंट नो, हम पता नहीं किन किन को ऊपर भेज रहे हैं। देखिए आसिफ एक मखसूस किस्म का प्लेयर है, वो हिट और मिस किस्म का प्लेयर है। आज भी उनकी कोई हिट नहीं लगी आसिफ ने। आज क्या 4 गेंदों में 4 रन बनाए। मुझे अदिल भाई एक चीज़ समझ में नहीं आती। हमने इनको एक टारगेट दिया आसिफ अली को कि जी आपने 2 ओवर 3 ओवर में वो करना है, ठीक है, और 2 ओवर 3 ओवर में आपने छक्के मारने, 2 से 3 तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, इनको बैक करूं मैं या इस आइडियोलॉजी को बैक करें हम कि जहां पे आप देखें साउथ अफ्रीका ने क्या दुर्गत बनाई हुई है। एक बंदा आता है उसको पता है वो लूजिंग कॉस्ट में, बट स्टिल वो सैकड़ा मार के चला जाता है। अगला फिर कल क्लासन ने फिर जो है क्लास ले ली इंडियन बॉलर्स की। मतलब कि दुनिया कहां खेल रही है, हम इस नजरिए के साथ खेल रहे हैं। आप आसिफ को ये क्यों नहीं बोलते कि हम जो है वो 10 या 12वें ओवर में तुम्हें भेजते हैं, तुम यू टेक 5 ओवर्स। अच्छा हम पहले जरा वजीर खजाना है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जी, उसके बाद फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि करेंसी को प्रॉपर तरीके से रीवैल्यूएशन उसकी सही कदर पे वापस ले जा सके एक मुल्क और एक हुकूमत की, बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। तो इस दफ़ा शायद उनको चूँकि तजर्बा था 98, 99 का भी, फिर 20, 13, 20, 14 का भी, तो उन्होंने जहाज़ में बैठते ही अपना काम शुरू किया और कई हफ्ते तक वो गिर रहा था रुपया, वो उस दिन से ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। और ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट 2600 अरब का कर्जा पाकिस्तान का कम हो चुका है। इमेजिन करें कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है।
2600 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, उसमें कमी आई है 1 रुपया दिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। पौने 4 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये PDM की हुकूमत, जिसमें PMLN के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनको रात दिन एक करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से करीब ना जाने दिया जाए। तो दूसरी आपको जो खुशखबरी दी है कि इस तरह के इक़दाम जो किए हैं, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस जिम्मेदारी को लिए हुए, तो आपको पहली दफ़ा मुद्दत के बाद खुशखबरी दी है कि करीबन 13 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, 12 रुपये से ऊपर अपना डीजल की कीमत में कमी की है, कैरोसिन ऑयल, लाइट डीजल में कमी की है। किसी हुकूमत से आवाम यही तवक्को करती है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह तनदही के साथ दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, लेकिन उससे पहले मईशत को ठीक किया जाए। इस तरह आपने कल देखा होगा कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत यानी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आपको डॉलर कमा के देने हैं। वो एक इश्तहारबाजी चल रही थी और वो उनसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स में आपको बिजली देंगे और 30 जून 2023 तक देंगे। अब उनको आप जाहिर है कि फंड्स की भी कमी है, वसाइल का भी मसाइल है, IMF की प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने अफवाम व तफहीम से मैंने कहा यार अब डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसलिए तो इंशाल्लाह ऐसे जाना रुपए ने ऊपर जाना। मेरे साथ आप रुपयों की बात करो तो 1999 बाटा का रेट है, 1999 यानी 20 रुपये समझ लें, उस पर हमने उनको लॉक कर दिया। जो हुकूमत की कॉस्ट 30 आए 32 आए जो भी आए, उनको हम 20 ताकि आप वो कम्पीट कर सकें। ये मुश्किल तरीन हालात है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड। अब बताएं भाई। सर ये बताइएगा कि ये जो पूरी एक अकाउंटेबिलिटी की एक वेव चली और ये कहा गया कि सबसे बड़ा हिसाब होता है, इसका सर इकोनॉमिक लॉस कितना है, मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मूव के दौरान, और ये जो एक मूव चलाई गई कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात ये है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFI को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत पे गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पॉलिटिकल, सारा पॉलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था, उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कितनी थी, 2% फूड की, आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%, आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब, आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में PTI की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की, ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह माफ़ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था जो मुस्लिम लीग नून और PPP ने की। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियाँ नवाज शरीफ 2006 में, 13 में, 2006 लंदन में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% में चली गई है। आपके जो कर्जे हैं, वो जो बड़े बुलंद वाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊँ, किधर चेक करा के रिपोर्ट देना पब्लिक को, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। आवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है, कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1, उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ़ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता,
ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है। वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूँकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, सुप्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफत पे बांध होकर मैंने निकला तो बेहतर होता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने जी भाई साहब मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे कंडेम किया है, क्यों मूडीज जैसा इदारा पाकिस्तान को? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले, तो इसलिए ना घबराना चाहिए कि परसों मूडीज़ ने यूके को, फिच ने, 3 एजेंसीज हैं, मूडीज़, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने यूके को डाउनग्रेड किया। आपने देखा होगा फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं हैं। हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया। जब करके हम गए थे मार्केट में तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था। हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक आए, 2 दफ़ा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग में मुझे हर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी। तो 14 टाइम्स तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रोसेस ये एक दिन में नहीं हुआ, ये को पिछले कई महीनों से वो इस पे काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं। वैसे ये हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्होंने उस हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल फिर मैं उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब बेफिटिंग जवाब देंगे। रिजॉइंडर मैं दूंगा, वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो अरेस्ट वारंट्स आज कोर्ट ने कैंसिल भी करते हैं, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरियम साहब अभी कल नवाज शरीफ साहब से मिली, जज्बाती हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरियम साहब के साथ पाकिस्तान? देखिए एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे। ये कॉल ये क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर रहे हैं। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए 3.25 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल क़ौमी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफ़ा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल क़ौमी मालियाती अदारों के इतने हेड जो है पाकिस्तान होके गए। तो ये पाकिस्तान की इज्जत थी, और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए? इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मसलन मेरा ले लें, मैंने कभी ज़िंदगी में 20 में टैक्स रिटर्न नहीं की। वो मुझे कहते हैं मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा, हम अल्लाह को भी जवाब दें। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं है जो निकाल के तो फ्लोट कर देते, मेरे ऊपर केस बना देते, तो और कुछ नहीं हुआ। 20 साल टैक्स रिटर्न दी 1981 to 2001,
और वो उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ फेडरल, मैं उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा हूँ, मैं उसमें MNA भी 2 दफ़ा रहा हूँ। आप इस तरह के झूठ और घटिया हरकतें बंद करें, हमें अल्लाह को जवाब देना सबको, मैं मुझ समेत, तो हमें वो हमेशा सामने रखना चाहिए कि अगर हम किसी से जाती पनामा हुआ ये। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार गुफ्तगू कर रहे हैं और लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट अगेन। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की। एक खिलाड़ी आउट हो गया है और 37 रन जो हैं वो भी हो चुके हैं। सेकंड विकेट इज गॉन एज वेल। ओके, तो फाइनली पाकिस्तानी बॉलिंग जो है इट्स गेटिंग इट्स क्लॉज ऑन दी बांग्लादेशी बैट्समैन। लेकिन आदिल भाई, हम एक बार फिर अपने उस कंसर्न की बात कर रहे थे, द बैटिंग। हाँ जी, हम क्या करें कि हमारे मिडिल ऑर्डर चलना शुरू हो जाए। ख़ास तौर पे आसिफ अली फैसलाबाद के हैं, वो अच्छी जुगते कर रहे हैं कौम के साथ। तो प्लीज़ यार, क्या करें? हमारे पास एक ही टाइप के प्लेयर हैं, आसिफ और इफ्तिखार। हाँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं मेरे मुंह में क्या आ रहा था, लेकिन आई हेल्ड इट। तो ये 2 टाइप के प्लेयर्स लेके चलना जरूरी है क्या? हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? पता है क्या, मैं देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग फैसल, आई थिंक वी आर टू लेट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नाउ और एनीथिंग। ये गुजर गया टाइम। अब वही जो बात आ रही है ना, अच्छे बच्चों की तरह, वो जो चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि आप अब इस टीम को सपोर्ट करो। उन्होंने कहा जी आपका मीडिया तनकीद बहुत करता है और मीडिया की तनकीद की वजह से प्लेयर जो है ना वो प्रेशर में आ जाता है, वरना वो परफॉर्म कर लेता, वरना आसिफ वाकई शायद 150 छक्के मार लेते मेरे ख्याल से। लेकिन जो पॉइंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ये है यार, ये तैयारियां आपको कोई 6-8 महीने पहले, प्रॉब्लम क्या हुई है इस साल पाकिस्तान की? प्रॉब्लम ये हुई है दैट वी हैव हार्डली प्लेड एनी T20 क्रिकेट। यानी इस सीरीज से पहले, या मैं कहूँगा एशिया कप से पहले, पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 पूरे साल में खेला था, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में खेला था। जो भी हम मैच आपको पता है कि जीत नहीं पाए थे। हमारी बिल्डअप ही कोई ऐसा नहीं था। जब अचानक T20 आया, एशिया कप आया, वहाँ पे आप इसी टीम को लेकर गए किसी ना किसी अंदाज से। ये टीम विच वॉज वेटिंग टू बी एक्सपोज्ड, वहाँ की कंडीशंस आपको हेल्प करती थी, इसलिए आपके बॉलर्स जो हैं वो आपको मैच बताए जा रहे थे, या आपके वो जो टॉप 2 थे वो आपको बचाए जा रहे थे। सिचुएशन जहाँ थोड़ी सी चेंज हुई, वहाँ पे आपने देखा कि टीम आपको पकड़ नहीं आके। हम तैयारी नहीं थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अब ये जो बातें हो रही हैं फलाने को हटा, नहीं यार, प्लेयर यही हैं आपके। लुक व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। T20 की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल पाकिस्तानी कोई T20 आफ्टर द वर्ल्ड कप नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या कर सकता है? काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आपके ग्रुप में कौन है? हाँ जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। नहीं, ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, कि जो ये कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, अब दुआएं हमारी भी ये हैं कि हम पहुंचे, लेकिन साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। साउथ अफ्रीका जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, आई मीन मैं तो समझता हूँ साउथ अफ्रीका का एक रेनेसांस का एक पीरियड गुजर रहा है, एक री इमर्जेंस हुई है। स्पेशली जो डेविड मिलर फॉर्म में आ गए, ही इज सच अ डेविस्टेटिंग। अब ये डेविड मिलर के सामने मोहम्मद वसीम टाइप के जो वेवर्ड बॉलर्स हैं हमारे, ये सामने आ जाएंगे तो ये उनका क्या हाल करेंगे मुझे नहीं पता। और ये भी याद रहे कि साउथ अफ्रीका के जो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन फैन डर डूसन इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। ही इज बिकॉज ऑफ इंजरी, इज नॉट इन द वर्ल्ड कप। उसके बावजूद दिस टीम हैज कम बैक सो स्ट्रांग। शॉर्टली मुझे आदिल भाई, क्योंकि टाइम बस खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है, फंसेगा मैच आज का या फिर? आज का मैच देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आज का मैच पाकिस्तान निकाल लेगा। ऑलरेडी तकरीबन 9.5 रन की एवरेज अभी चाहिए और पाकिस्तानी स्पिनर्स अभी तक बॉलिंग करने आई नहीं है। हमने सिर्फ अपनी स्पिनर्स यहाँ पे गेम रोकेंगे। जिस तरह विकेट थोड़ी सी लग रहा है मुझे ग्रिप कर रही है, अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्राइस्टचर्च विकेट। असल गेम कल होना है पाकिस्तान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी, थैंक यू सो मच ये जो स्केरी करने के लिए आदिल भाई, थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान जो है, और फाइनली नवाज जो है वो बॉलिंग करने आ गए हैं, तो देखते हैं कि जी क्या होता है। अभी हम शो में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। पेबल्स नामी एक कुत्ता है और 22 साल वैसे था, 22 साल जीने के बाद अब वो मर चुका है। और कहा जा रहा है कि ये मौमर तरीन कुत्ता था दुनिया का। रियासत साउथ कैरोलिना में इस क्यूट से जो पपी, उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी मौत अपने मालिक के घर पे ही हुई है। मालिक का कहना था कि वो उसे
बड़ा मिस करेगा अब पेबल्स नामी कुत्ता 22 साल जीने के बाद, और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जीने वाला ये कुत्ता है जो कि अब चल बसा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक की बात कर लें। अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने CEO एलन मस्क, उन्होंने एक बार फिर ट्विटर को ऐलान करदा रकम पर ख़रीदने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में एलन मस्क ट्विटर को $44 अरब में ख़रीदने का मुआहदा करके मुकर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जी अब वो थोड़ी सी उन्होंने रकम बढ़ाई है, तो आई गेस $54 उसके फी शेयर के हिसाब से वो बिकेगा। तो लेट्स सी ट्विटर गोज़ टू एलन मस्क अगेन, और वो उसको कितनी बुलंदियों तक लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैसला करते हैं। फैसलाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन उस वक्त बनी जिस वक्त मॉन्टेगोमरी बाज़ार में प्लाजा में आग लग गई। आग से झुलसकर जाबाक अफराद की तादाद 7 हो गई है, और इन 7 बदनसीब अफराद का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है। जो लोग फैसलाबाद के गिरदनवा से वाकिफ़ हैं उनको ये पता होगा कि ये 8 बाज़ार हैं, ये चौक है और उसके 8 रास्ते निकलते हैं। उन 8 रास्तों में ये बाज़ार है, उनमें से ही एक ये बाज़ार है मॉन्टगोमरी, और वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुल्क में सैलाब से तबाही हुई। दीगर शहरों की तरह सांगड़ भी सैलाबी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर रहा, जहाँ एक जानिब हज़ारों अफराद इस आफत से शदीद मुतासर हुए, गाँव के गाँव पानी में डूब गए। वहीं पाक फ़ौज एक बार फिर मुश्किल की इस घड़ी में तन मन धन से लोगों की मदद में मसरूफ़ अमल दिखाई दी। चलिए आपको भी दिखाते हैं। मैं किसी नहर किनारे या झील किनारे नहीं खड़ा हुआ हूँ। ये कभी यहाँ का पासवे हुआ करता था। ये एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी। ये पीछे 50 गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते थे, लेकिन अब ना ये सड़क बची है, थोड़ी सी बची है जहाँ पे मैं खड़ा हो पाया हूँ। मेरे पीछे ये पानी ही पानी है। वो घर आप देख सकते हैं, ये 2 कमरों पे मुश्तमिल छोटा सा घर, बराबर में मवेशी रखने की भी जगह और 4 दीवारी। लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर उनको मजबूरन जाना पड़ा। यहाँ पे एक बंद बनाया गया, 12 किलोमीटर ये तवील बंद था, और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तक पता नहीं चलता था कहाँ सड़क है, कहाँ पानी और कहाँ बंद। यहाँ ये 2 गांव थे, एक कास्केली के 10 घर थे और सलेमान सोलंकी के 40 घर थे। ये 28 अगस्त को ये ब्रीच हुई थी। ये पानी आ गए, दोनों गांव पानी में आ गए। जो बचा सका वो अपना संदूक बचा के ले आया, जो बचा सका ये छोटी सी संदूकची भी वहाँ पे लेकर आ गया है। कुछ यहाँ पे चारपाई लेकर आ गए हैं। बहुत सूरत हाल ख़राब रही है उस वक्त जिस वक्त बारिश और सैलाब थी। सैलाब के बाद पाकिस्तान आर्मी ने इन 50 ख़ानदानों को, इन 50 घरों को अडॉप्ट किया है। आपको अंदर इस मोबाइल हेल्थ यूनिट का हम रुख कराते हैं। इसकी ख़ास बात क्या है, इसको कहाँ से लाया गया है, और अफवाज के पास ऐसे कितने यूनिट्स हैं जो उन्होंने एक पूरा यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। आइए चलते हैं, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मुस्तबीन मौजूद है। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे बताइए आपके पास ये क्या फैसिलिटी है और कितने लोगों को केटर कर रहे हैं आप? ये मोबाइल एडीएस या मोबाइल एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन है। ये बेसिकली एक व्हीकल माउंटेड बेसिक मेडिकल केयर यूनिट है। ये स्पेशली सियालकोट से मंगवाया गया है क्योंकि ज़िला सांगड़ में जो सैलाब की सूरत हाल थी और उसके पेश नज़र जितने भी वबाई अमराज के पैदा होने का ख़दशा था, तो इस यूनिट को अभी हम 3 डॉक्टर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं। इसकी अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो एक दिन में हम यहाँ पे 1000 से ज़ायद मरीज़ों को देख सकते हैं। ये सर 4 बेडेड डिटेंशन है जहाँ पे हमारे इस टाइम पे डॉक्टर साहब सर मरीज़ देख रहे हैं सर। तो यहाँ पे सर हमारे पास आप देख सकते हैं सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है सर, ECG मशीन की फैसिलिटी है और हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है। ये सर इमरजेंसी रिसेप्शन जहाँ पे सर अभी डॉक्टर साहब मुआयना कर रहे हैं। 3 बेडेड सर फैसिलिटी है जिसमें हम डिटेन कर सकते हैं। कार्डिक मॉनिटर है सर, हमारे पास नेबुलाइज़र है, सेंट्रल ऑक्सीजन की सर यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी है, और जो है फुली एयर कंडीशनड है, फुली ऑटोनोमस है, 24/7 ये चल सकता है सर। ओके, तो हम 4 बेड्स वहाँ हैं और 3 बेड्स 3 यहाँ पे हैं सर। सर यहाँ पे इसमें वी आर हैविंग स्पेशल स्क्रब पॉइंट, यहाँ से स्क्रब करके सर ये हमारी ओटी है सर। यहाँ पे हम माइनर
जितने भी प्रोसीजर्स है सर वो कर सकते हैं। स्टिच हो गया सर, IND हो गया, पस ट्रेन करनी हो गई सर, क्योंकि चूँकि स्किन के इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, पानी खड़ा हुआ है, बॉयल्स बन रहे हैं सर, तो उनको ट्रेन करने के लिए कैसे फैसिलिटी चाहिए थी। एंड दिस इज़ दी मेन रीज़न कि हमें यहाँ पे मूव कराएं। इन हालात में भी अपने भाइयों के जो है वो बहनों का सहारा बने हुए, ये कैसा जज्बा होता है? सर जब ये वर्दी पहनी है तो जज्बा तो हमारा यही था कि इस कौम की खिदमत करनी है, और अगर हमारे मुल्क के जवान खिदमत नहीं करेंगे तो कौन आगे आएगा। इस मुश्किल सूरत हाल में हम अपने जितने भी सैलाबज़दा भाई हैं उनके साथ खड़े हैं सर। हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफीन, थैंक यू सो मच। और पूरे समा और पूरी टीम नेदन की तरफ से आपको सैल्यूट है। तो जी आपने देखा कि खाना पहुँचाने से लेके, राशन पहुँचाने से लेके, अद्वियात से लेके फील्ड हॉस्पिटल और बाज़ाब्ता मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल तक अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने भाइयों का हाथ नहीं छोड़ा है, अपने बहनों का साथ नहीं छोड़ा है। पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने से लेके उनको खाना पहुंचाने तक, उनको अद्वियात देने तक, और वहां से लेके इस मोबाइल हेल्थ यूनिट की ऑपरेशन तक अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि जंग का मामला हो, अमन का माहौल हो या फिर कुदरती आफात के वो मामलात, फ़ौज है हमारे साथ। जी, और मैसेज हमारी तरफ से ये है कि अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितना हमें घरों में बैठ के नज़र आ रही है, तो अपनी जो भी इमदादी मामलात हैं वो अभी भी जारी रखें। हमारे बहन भाइयों को उनकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं आप लोगों तक सेहत की मालूमात भी पहुँचाएँ। और आज का हमारा एक ऐसा ही मौजू अस्थमा का, यानी दमा का, ऐसा मरज़ जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग मुतासर होते हैं। बार बार सांस का उखड़ना, घबराहट इस मरज़ की बुनियादी अलामात हैं। अब इलाज क्या है, और हम पाकिस्तानी जो हैं इस फील्ड में हमने कितना डेवलप किया है, कितनी हम फैसिलिटेशन दे पाए हैं मरीज़ों को, ये सब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसारा। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, अस्थमा कॉमन बीमारी हो गई है लोगों में, और अब इसको केटर भी करते हैं लोग, पम्प्स लेते हैं और ये सारी चीज़ें। बात का आगाज़ इस तरह करते हैं कि क्यों होता है ये, मौरूसी होता है या फिर पोल्यूशन वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, ज़रा बताइए। देखें, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एलर्जी ले लें, एलर्जिक अज़मा इस तरह होता है कि बचपन से छोटे बच्चों में शुरू होता है और ये चलता रहता है। कुछ लोगों में एक ख़ास एज तक आने के बाद उसके सिम्टम गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा ज़ाहिर होते हैं। हो सकता है यंग एज में हो, मे बी मिडिल एज के अंदर हो ये, और ये एलर्जिक होता है। इसमें डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, मसलन मिट्टी है, धुआं है, तेज़ खुशबू है, और घर के अंदर जो लोग परिंदे वगैरह पालते हैं, हमारे यहाँ बहुत शौक़ है लोगों को परिंदे पालने का, तो ये चीज़ें होती हैं उनके फीडर से, और जो चीज़ें निकलती हैं वो जो है उनको उसकी वजह से दमा होने लगता है। एक और किस्म है जिसको कहते हैं लेट ऑनसेट एज़मा, जो कि मिडिल एज आमतौर पर ज़्यादा फीमेल में होता है। ये होता है और इसकी कोई वजह नहीं पता कैसा होता है, क्यों है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिससे ये चीज़ें बढ़ जाती है, सांस बढ़ जाता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं एक्सरसेबेटिंग फैक्टर, उसमें यही है कि अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, धुआं है, सिगरेट लोग पीते हैं, और इसके अलावा जो है केमिकल्स एक्सपोजर है, घर के अंदर ख़वातीन जो है वो सफाई करती हैं तो उसके अंदर इंसेक्ट, और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड एक्सपोजर है, ये चीज़ें जो बढ़ाती हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म है जो कि नॉन एलर्जिक भी नहीं है, इंट्रिंसिक भी नहीं है, एक्सट्रिंसिक भी नहीं है। तो ये अज़मा है जो इन तमाम चीज़ों में जो एक्सरसेबेटिंग फैक्टर, जो बढ़ाने के फैक्टर हैं, वो आमतौर पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक हाउस होल्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो कि पेट्स रखते हैं, आपने बर्ड्स का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी कैट्स सबसे ज़्यादा लोग जो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ये नहीं रखा करो, इससे मरज़ हो जाती है, उसका बाल जो है वो जब झड़ते हैं। तो ये वाली चीज़, एक तो ये भी बताइएगा कि ये कितनी सही है, कितनी सही नहीं, अगर ये सही है तो उसका क्या तदारुक करना चाहिए। दूसरा ये कि कारपेट्स रखते हैं हमारे यहाँ, अब हम पाकिस्तान कंट्रीज़ तो हैं नहीं, ऑल्दो वी पाकिस्तान, बट पाकिस्तान कंट्रीज़ लाइक अज़रबैजान एंड उज़्बेकिस्तान एंड ऑल के, जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे कारपेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ जो कारपेट्स का इस्तेमाल होता है उसमें डस्ट भी इतनी रेगुलरली वाइप ऑफ नहीं करते, तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, घर के अंदर जैसा परिंदे हैं, इसी तरह कैट भी है, उसके जो फर है, उसकी जो स्किन से चीज़ें निकलती हैं, हवा में जाती हैं, वो इनहेल करते हैं और उससे भी सांस का अटैक होता है। इसके अलावा जो
डस्ट माइट है वो कालीन में बहुत होते हैं। डस्ट माइट मिट्टी के अंदर भी होता है, और जब सफाई अच्छी नहीं होती तो नेचुरली वो जब आप सफाई करते हैं या आप चलते फिरते हैं तो हवा में आता है, नाक के ज़रिए जाता है, और वो लोग जो कि सेंसिटिव होते हैं, जिनके एयरवे हाइपर रिएक्टिव होते हैं, तो सांस की नालियाँ उससे हाइपर रिएक्ट करती हैं, सांस की नाली में सूजन हो जाती है। जो बुनियादी वजह है अज़मा के अंदर जो चीज़ है वो है कि सांस की नाली में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस में तंगी होती है तो मरीज़ कहता है जी सांस होने लगता है, और वो वजह है कि जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ब्लॉकेड हो जाती है उस नाली में और फिर आपको सांस सही से आता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसमें मेडिकेशन के हवाले से जो नज़र आता है सबसे ज़्यादा वो तो आप स्प्रे उसको करते हैं, और मज़ीद क्या इसमें मेडिकेशंस होती हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ है सांस की नाली में रुकावट जी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जिस चीज़ से होता है इसे अवॉइड करें, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है, कोई स्मोक ना करे, जानवर ना पालें, परिंदे वगैरह और खुशबू वगैरह जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उससे अवॉइड करें। कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको सांस होता है तो वो दवाएं डॉक्टर के मशवरे से बंद करें और दूसरी कोई दवा इस्तेमाल करें उसके बदले में। इलाज की हद तक चूँकि बुनियादी वजह सांस की नाली में सूजन होती है, और सूजन का इलाज ये होता है कि आप ऐसी दवा दें जिससे सूजन कम हो। पहले दवाएं आती थी गोलियों की शक्ल में, शरबत की शक्ल में, और अभी बच्चों में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। होता क्या है, वो दवाएं पूरे जिस्म पे असर करती हैं। उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो उसे राशा होता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दो बहुत कॉमन हैं जो होते हैं। तो मरीज़ कभी कभी तंग होकर उन दवाओं को उठा के फेंक देता है कि डॉक्टर के पास का इलाज नहीं है। बुनियादी चीज़ इसमें होती है स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड को अगर हम टैबलेट की शक्ल में दें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वही स्टीरॉयड इन्हेलर के अंदर, इन्हेलर या ड्राई पाउडर इन्हेलर जो हैं जी, उसके अंदर वही स्टीरॉयड होता है। वो बहुत खफीफ मिकदार में सांस की नाली में जाता है। चूँकि देखिए आँख की तकलीफ होती है तो आँख में कतरे डालते हैं, कान की तकलीफ होती है कान में ड्रॉप्स डालते हैं। तो जब सांस की तकलीफ है तो ऐसा तरीका मतलब डिवाइस किया गया कि जी के सीधी दवा जो है फेफड़ों में जाए। वो कैसे जाए? इन्हेलर के ज़रिए। शुरू में तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी ये तो आखिर में दिया जाता है इस तरह, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो डॉक्टर्स ने और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पहला तरीका इलाज है। उसमें जो स्टीरॉयड देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सांस की नालियों की सूजन को कम कर दिया। अब सूजन कम होती है तो सांस की नालियाँ खुल जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरीज़ काफ़ी बेहतर महसूस करता है। बस अहम चीज़ इसमें यह है कि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कि बेहतर समझे तो दवा बंद कर दे। ये अहम चीज़ है, बंद ना करे, दवा रेगुलर यूज़ करता रहे, डॉक्टर जिस तरह मशवरा दे उस तरीके से यूज़ करता है। वेदर डॉक्टर साहब कितना अफेक्ट करता है इसमें? क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ जैसे लाहौर का हो गया तो वहाँ पे अभी स्मॉग का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अगर कोयटा वाली साइड पे देखें वहाँ ड्राई वेदर बहुत ज़्यादा होता है। वेदर अफेक्टेड भी होते हैं ये बीमारी? बिल्कुल, चेंज ऑफ वेदर सबसे बड़ा फैक्टर है। जब मौसम जब तब्दील हो रहा होता है तो इसके जो है वो मरीज़ जो है बढ़ जाते हैं। स्मोक नेचुरली उसके अंदर भी स्मोक का एक फैक्टर होता है, धुएँ का फैक्टर होता है, वो नेचुरली वो भी हमारे सिम्टम्स को बढ़ाता है। ड्राई अगर वेदर हो ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वेदर डेफिनेटली हैज़ गॉट रोल के उसकी वजह से सांस की तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ऑल्दो के हम मेडिकेशन पे हमने बात की है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएं, या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है वो लेकर आए तो वो थोड़ा उसका असर कम कर सकता है? देखें, एक तो ये है कि कुछ चीज़ों से उन्होंने बचना है, ठीक है। इस तरह स्मोक नहीं करें, न स्मोकर के पास बैठें, ठीक है। इसके अलावा एलर्जेंस जो आइडेंटिफाई कर सके वो, यानी उसने ये नोट किया कि मैं जब ये तेज़ खुशबू लगाता हूँ तो उसने अवॉइड करना है। डस्ट है उससे अवॉइड करना है। फिर ये है कि एक्सरसाइज, एक रेगुलर एक्सरसाइज वो हेल्प करती है इंसान को कि इसके सिम्टम कंट्रोल में रहे। दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दीवारें हमारी गीली होती हैं कहीं कहीं कुछ घरों में, वहाँ फंगस हो जाता है। और हमारे एक स्टडी हुई थी आखा में, हमारे एक साथी ने की थी, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एस्परजिलस फंगस जो है हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में है जो दमे के मरीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि फंगस से अवॉइड करना चाहिए, ख़ासतौर पे जो एक हम कर सकते हैं, यानी एक गीली दीवार है तो डेफिनेटली इसको तो हम कर सकते हैं ड्राई, बिल्कुल उसकी वजह। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का भी फैक्टर है कि वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग के जो
जिनको ये मर्ज़ है उनको आज जो है वो काफ़ी अफाका हुआ होगा इस सेगमेंट को देखने के बाद। तो अभी हमने एक बीमारी की बात की, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। अंदाज़ क्या होगा, वो बात क्या होगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदेद कहते हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो अक्टूबर का महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर, छाती के सरतान के हवाले से आगाही का पूरा महीना मनाया जाता है। हमने इस पर पहले भी बात की अपने स्टूडियोज़ में, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो हमारी कलीग्स हैं और हमारे दीगर जो मेंबर्स हैं समा के, हम उनके पास आएँ और हम नन बेटर पर्सन देन अ वेरी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया फातिमा हमारे साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तो आई होप यू आर फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज ये न्यूज़ रूम का सारा माहौल है। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थोड़ा सा। ऑलराइट, हम डिफरेंट चीज़ें ही करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम स्ट्रेट अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़, हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे ही हम डायरेक्ट सवालात, और मेरा रोल थोड़ा सा माइन्यूट हो जाएगा और मैं कनेक्ट करा दूंगा डॉक्टर साहब को हमारी एम्प्लॉय से, हमारी बहुत सीनियर एम्प्लॉय फरियाल आरिफ हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। एंड अब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, प्लीज़ गो ऑन विद योर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई कि हम टीवी पे देखते हैं और अक्सर जो है ना वो मिस भी कर देते हैं। यूजुअली पूरा प्रोग्राम नहीं देख सकते, टाइम नहीं होता, हालांकि हमारे पास हर वक्त टीवी चल रहा है और हमारे अपने शो पे भी ब्रेस्ट अवेयरनेस की मुहिम चल रही है, मगर जो है वो हम इतना देख नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते और फिर इग्नोर कर देते हैं, हालांकि इग्नोर करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और हमें सवाल करने का मौका दिया। मैं तो ये सवाल करना चाहूँगी कि मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है, तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या अनमैरिड जो है ख़वातीन वो भी उतनी प्रोन होती हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कितने होते हैं जितने मैरिड वुमेन को होते हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत। एक तो समा का शुक्रिया कि मुझे बुलाया। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली फ़ीमेल्स जो हैं दे आर प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये टोटली हम नहीं कह सकते कि यंग अनमैरिड फीमेल्स में नहीं होता, बट उसमें परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज कम होती है। तो ये बिल्कुल ये ज़ीरो पे नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और करूँगी, ठीक है, वो ये कि हमारे यहाँ यूजुअली हम बात भी नहीं कर रहे होते हैं इतनी ज़्यादा बोल्डली ब्रेस्ट कैंसर, क्या हम ब्रेस्ट के किसी भी इश्यूज़ के हवाले से या अपनी पर्सनल बॉडी प्राइवेट पार्ट्स के हवाले से कभी बात नहीं करते हैं इतने ज़्यादा। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक बहुत सीरियस मसला है और ख़वातीन हमारे यहाँ मैंने देखा है बहुत प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर होने में, वो इसलिए कि नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। कब हमें जो है वो अपना टेस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि देयर आर चेंजेस इन आवर ब्रेस्ट, कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं जो है इसका बैकग्राउंड ज़रूर दूंगी। जो आपने ये कहा है कि हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा हमारा जो ऑल्दो हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 हॉस्पिटल हैं और उनका कैंसर रजिस्ट्री डाटा है, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास 2019 में तकरीबन 41,000 कैंसर के पेशेंट्स आए थे, जिनमें से आउट ऑफ देम 23% जो थे वो ब्रेस्ट कैंसर थे, और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इस नंबर को जहन में रखते हुए हमें ये बात याद रखनी है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो वैसी चीज़ है जिससे आप पहला एक स्टेप है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। महीने में आपने हर महीने अपना खुद एग्जामिनेशन करना है। उसके तरीके आपको बहुत सी पैम्फलेट्स मिलते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको वीडियोस मिलती हैं, उससे देखें। ये वो चीज़ है जिससे आप पहला स्टेप है जिससे आप अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं, जैसे साइज़ में डिफरेंस आ रहा है या स्किन ख़राब हो रही है या निप्पल अंदर की तरफ धंस रहा है या उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आप नोटिस कर लेते हैं, या कोई गिल्टी है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप ये चीज़ नोट कर लें तो आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें कि लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें और लोगों को सिखाएं भी। थैंक यू सो मच फरियाल। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम चीज़ यही है, पहला कदम
पहला कदम ही सेल्फ एग्जामिनेशन है और हम बहुत सारे कदम बढ़ाते हुए हमारी एक और बहुत सीनियर कोलीग हैं, सीनियर कहने से आप माइंड तो नहीं करेंगी, बीनेश हमारे साथ मौजूद है। बीनेश, अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू, आपका सवाल। थैंक यू मैम। मैं एक मैरिड हूँ, मदर हूँ और वर्किंग मदर हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो वर्किंग मदर्स बच्चों को फीड नहीं करा पाती अपनी ड्यूटी की वजह से, क्या उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है? देखिए, ये तो जो डाटा पाकिस्तान में है और जो डाटा पूरी दुनिया में है वो ये कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम करती है। तो हमारे यहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में होनी चाहिए कि मदर्स अपने बच्चों को फीड करा सकें, ताकि ये एक तरीका है, ये एक रिस्क फैक्टर है, वन ऑफ मैनी रिस्क फैक्टर्स। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसको कम करने के लिए हमारा माशरा इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है कि हम अपने वर्किंग प्लेसेस पे ऐसी जगह बनाएं, डे केयर हों, बच्चे वहाँ हों और माँ जाके वहाँ पे उसको फीड करा सके। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये कि कहा जाता है कि अपना एग्जामिनेशन खुद कर लें। बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता कैसे करना है, और ये कैसे पता चलेगा कि सूरत हाल अब ख़तरनाक होगी, अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उसके ऊपर आजकल तो जो ज़माना है, हर एक किसी के पास एक्सेस है कि वो सोशल मीडिया पे जा सकता है, यूट्यूब देख सकता है, बहुत से वो देख सकता है। तो उसमें देखने के मैंने जैसे सिम्टम्स बताए कि ब्रेस्ट के साइज़ में डिफरेंस आ गया, स्किन में चेंजेस आ गई, कोई गिल्टी महसूस हुई, गिल्टी बगल में महसूस हुई, या निपल से कोई डिस्चार्ज हुआ, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अच्छा, इसका PCOS से भी कोई लिंक है? या देखें, हार्मोनल लिंकेजेस हैं, बट डायरेक्ट इस तरह कहती हैं कि हर PCO वाले को ब्रेस्ट कैंसर होगा, दैट इज़ नॉट राइट। थैंक यू सो मच। और अगेन अब हम मज़ीद कदम आगे बढ़ाएंगे। एंड बाय द वे डॉक्टर साहब, पहले जो वो नर्वसनेस थी न्यूज़ रूम की, वो अब थोड़ी सी काम डाउन हो गई, राइट? ओके, तो हमारी मतलब सब सीनियर है हमारे, एक और बहुत सीनियर हमारे रुकन शहरबानो भी हमारे साथ मौजूद है। शहरबानो, केम छो? मजा में छो? आपका सवाल। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि हमने अभी बात की कि अलामात क्या हो सकती हैं या उसको किस तरह से असेस किया जा सकता है, लेकिन वजूहात क्या है और एज ब्रैकेट क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक एज ग्रुप है जो इससे अफेक्ट हो रहा है, तो क्या यंगस्टर्स में भी ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है और कितनी टेंडेंसी है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। रिस्क फैक्टर जहाँ तक बात है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कहें कि इससे हो सकता है, बट रिस्क फैक्टर हैं जिनकी मौजूदगी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ाती है। लाइक आपकी एज ज़्यादा होना, फीमेल होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, एज ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, उसके अलावा हार्मोनल जो चीज़ें हैं, जैसे आप कोई लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, वो उससे होता है। अगर आप माहवारी बंद होने के बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका अगर माहवारी बहुत जल्दी शुरू हो गई है या बहुत लेट बंद हुई है, उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनमें हमल बहुत 30 साल के बाद होता है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, जनरल पब्लिक या जनरल बाकी फ़ीमेल्स के मुकाबले में। और ऐसी ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या जिनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स जिसमें आपके डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि सर्टन एज ग्रुप है, ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती जाती है, तो उसमें चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन देयर इज़ एब्सोल्यूट ये नहीं है कि यंगर एज में नहीं होगा, होता है, कम परसेंटेज है। तो इसमें ये खाने पीने की जो हमारी हैबिट्स है, उसका कितना अमल दखल है? देखिए, खाने पीने से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि आप कहें कि हम फलानी चीज़ खाएंगे तो उससे बच जाएंगे या खाएंगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक हम अगर किसी से जो कर रहे हैं वो ओबेसिटी से कर रहे हैं, तो ऐसी जो भी चीज़ जिससे आप मोटापा हो जाए, क्योंकि मोटापा एक कॉज समझा जा रहा है, रिस्क फैक्टर समझा जा रहा है, कॉज नहीं रिस्क फैक्टर समझा जा रहा है, तो ऐसी हर चीज़ जो आपको मोटापे की तरफ ले जाए वो एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। और आपने देखा कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ थी, जो सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की कि हमारे वर्क प्लेस पे भी हमें इस तरह की सिचुएशन बनानी चाहिए, एंड थैंकफुली हमारे यहाँ वर्क प्लेस पे ये सिचुएशन है। ओके, अब मैं सीनियरिटी का क्या करूँ? प्लीज़ नहीं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है और अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है, इसलिए जो जहन में आ रहा है वो मैं पूछना चाहती हूँ कि रह ना जाए तशनीगी। वो ये कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाँ उसका रेशो कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि
आप डॉक्टर साहिबा आप बताएं लोगों को कि सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं, मर्दों को भी जो है वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम जब भी ये अक्टूबर का महीना बनाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप फीमेल्स हैं। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेस देन 1% चांस है। अगर 100 फीमेल्स हैं तो उसके मुकाबले में एक आदमी को हो सकता है, ये रेशो है तकरीबन। लेकिन ये नहीं है कि एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। इनमें भी रिस्क फैक्टर हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तो हैं ही हैं, ओबेसिटी है ही है, लेकिन जेनेटिक वाला जो फैक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ख़ासतौर पे मेल्स में। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेल्स में इसलिए इजी है कि उनकी अगर कोई गिल्टी बन जाती है तो वो बहुत जल्दी वाजे हो जाती है और वो जल्दी पकड़ी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। तमाम जो हमारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर थैंकफुल टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हम, क्योंकि हमने आपकी एम्प्लॉय से भी मुलाकात करा रहे हैं, हमारी एंकर भी हैं, डॉक्टर प्लीज़ आप आ सकती है अंदर। वेलकम टू द स्टूडियो। और हमारी बहुत कोहना मश्क एंकर इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपका सवाल। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ऑफिस में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है लोग इस टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं और खुलकर, इवन औरतें भी खुलकर इस पर बात नहीं करती। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि किस एज में जो है रिस्क बढ़ जाता है? और हम सेल्फ एग्जामिनेशन तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की तो फिर आगे कहा जाता है कि जेनेटिकली फिर आगे हमें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो किस तरह से, कितने चांसेस होते हैं कि वो जेनेटिकली आगे भी जो नस्ल है, जनरेशन जो है, उसमें ये मुंतकिल हो सकता है? देखिए, एक तो रिस्क जब आपने कहा कि किस एज में बढ़ जाता है तो 60s में कहा जाता है कि उसके बाद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब ज़रा थोड़ी एज पीछे आ रही है तो 50s में भी रिस्क जो है, 50s के बाद भी रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ तक जेनेटिक वाली बात है, ऑल्दो इट इज़ लेस देन 5%, बट जिन लोगों में होता है उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें सर्टन टाइप ऑफ जीन की म्यूटेशंस होती हैं। उनके लिए आजकल सिंपल से ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वो करवा लेने चाहिए। जिसमें जेनेटिकली प्रूफ हो जाए कि उनको जेनेटिक वाला है तो उनको वो करवा लेने चाहिए और अपनी सारी फैमिली की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि जो फर्दर है वो आप उससे बचा सकें उनको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो रेडिएशन थेरेपी होती है, सेकंड जो है सर्जरी होती है, तो कौन सी स्टेज होती है कि जब हमें सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है? और क्या ये थेरेपी जो है रेडिएशन थेरेपी, क्या मुकम्मल तौर पर उस पर भी खात्मा हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? देखें, जो पहला सवाल कि पहले रेडिएशन, और यूजुअली जो 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम इलाज कर रहे होते हैं कि हम सर्जरी करते हैं या रेडिएशन की तरफ जाते हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं या कीमोथेरेपी कहते हैं या टारगेटेड थेरेपीज़ देते हैं। सर्जरी उस स्टेज में होती है जब लोकलाइज्ड हो और बहुत फैला हुआ ना हो। एक जनरल वो है, वैसे तो आप हर इंडिविजुअल पेशेंट को उसके सारे टेस्ट करके असेस करते हैं कि इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन यूजुअली अगर फैला हुआ कैंसर हो तो उसमें फिर सर्जरी का रोल लिमिटेड हो जाता है। एक जो नहीं फैला हुआ और लिमिटेड टू ब्रेस्ट है और बहुत ज़्यादा उसकी वो नहीं है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी पहला स्टेप नहीं है, रेडिएशन थेरेपी बाद में आती है। जो क्योर है वो बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम ऐसे एकदम नहीं कह सकते कि रेडिएशन थेरेपी बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसमें कीमोज भी हैं, इसमें टारगेटेड थेरेपीज़ भी हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ हैं, टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा कि आज आप तशरीफ़ लाएँ और हमने कोशिश की आज दिखाने की कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने डॉक्टर साहब को एक छोटा सा टूर भी दे दिया। आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा और सवालात भी आपने जो किया। बहुत शुक्रिया, ये एक डिफरेंट काइंड इंटरव्यू था और आई थिंक इससे लोगों को, जो पब्लिक है, आप किसी तरह और इसको करेंगे और इसको अवेयरनेस ज़्यादा फैलाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम शो में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टूडियो से वापस आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब ज़रा बात करेंगे कराची की। आपने जगह जगह फलाही इदारे तो देखे होंगे जो गुरबा में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी खातून से मिला रहे हैं जिन्होंने कोरोना दौर में गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू किया।
अब कोरोना की वबा तो शुक्र है कि दम तोड़ गई, लेकिन अब हुआ ये कि इस कार खैर ने इनका जज्बा बढ़ा दिया और वो अभी तक अपना ये काम कर रही हैं। खुदा ताला के नज़दीक इतना पसंदीदा काम है कि इस पे जितना कहा जाए उतना कम है। आंटी फिरोज़ा बशारत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आज क्या बनाया ये बताएं। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपने जब ये कोरोना के टाइम पे ये तमाम तर चीज़ें शुरू की तो उस वक्त आपके क्या एहसासात थे और कितने लोगों को खाना खिलाने से आपने इस काम का आगाज़ किया? मेरे बस वो जो बाहर जाके हम जब देखा करते थे लोगों के यहाँ इतना कारोबार तो आपके सामने सभी ख़त्म हो चुके थे, लोगों के ना होने के बराबर ही थे, ठीक है ना। उस टाइम पे हमें ख्याल आया हस्बैंड वाइफ को दोनों को, क्यों ना हम ये काम ऐसा कुछ काम करें ताकि लोगों के काम आ सकें, इंसानियत के लिए आगे। तो हम दोनों ने भी घर में खाना पकाना शुरू किया, सब्जियां बनाया करते थे हम लोग, जो जितना भी दे सकते थे। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हम 20 से 25 लोगों से हमने शुरू किया था खाना खिलाना। हम उस टाइम पे बैठ कर तो खिला नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने बॉक्सेस की सूरत में लोगों को पैकेट्स ले जाके दिया करते थे। कभी कहीं पे जाके चौराहे पर दे दिया, कभी किसी चौरंगी पर जाके दे दिया। इसी तरह से ही सिलसिला चलता रहा। बस ये जज्बा बढ़ता रहा। अल्लाह ताला को हमारा ये बात अच्छी लगी तो हमारा जज्बा बढ़ाता चलता गया, हस्बैंड वाइफ का दोनों का। मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। जहाँ मैं कहती हूँ मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, जिस तरह भी कहती हूँ कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। 3 साल का अरसा हो गया हमें ये काम करते। ज़बरदस्त, और यकीनन ये जो दोनों का साथ होता है तो क्या ही बात होती है। अच्छा ये बताइए फिरोज़ा कि 25 लोगों से 20-25 लोगों से आपने शुरू किया, अब माशाल्लाह कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अब तकरीबन 150 से 150 अफराद डेली के एक टाइम का खाना हमारे यहाँ चलता है। सरजानी टाउन KDA फ्लैट और नादरा ऑफिस के सेंटर में हमारा ये दस्तरखान लगता है। रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी मदद आपके तहत में ये काम करती हूँ। फिर ये दस्तरखाना लगता है रोज़ाना हमारे यहाँ, तकरीबन 100 से 150 अफराद खाते हैं रोज़ाना हमारे यहाँ। माशाअल्लाह, अल्लाह मियाँ इसमें आपको और बरकत दे और हमारी तो दुआ है कि 150 से 1,500 तक ये जाएँ। अच्छा इसमें ये बताइए कि सिर्फ एक ही जगह पे आपने ये किया? मैं चाह रहा था ये पूछना आपसे कि कोविड के मामलात में आपने एक ही जगह पे लोगों को ये पैकेट्स प्रोवाइड किए या मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपने ये काम किया? मुख्तलिफ जगहों पर क्या, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया ना, हम कहीं भी किसी भी चौराहे पे बांटने को शुरू कर देते थे या किसी हॉस्पिटल्स के आगे खड़े हो जाते थे बांटने के लिए। कहीं पे भी जैसे नाज़माबाद पे खड़े हो गए या सिविल हॉस्पिटल के करीब खड़े हो गए, लियाकताबाद में बांटने शुरू कर दिया डाकखाने पर। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर हम खड़े होकर लोगों को बांट दिया करते थे। ठीक है, अब मखसूस जगह बना ली है मैंने सरजानी टाउन में, तकरीबन वहाँ तो अक्सर ज़्यादातर लोगों की करीबों की है, तो इसलिए। फिरोज़ा बशारत साहबा आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपको और जो है इसका न सिर्फ जज़ाए खैर दे बल्कि और हिम्मत भी दे। ये है जी हमारे लोगों का जज्बा, दीदनी जज्बा है और शायद इसी जज्बे के तहत ही तो हमारा निज़ाम चल रहा है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ रहिए। आप भी देखिए। जिन पर गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर वो बेशतर लोग लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो मकबूल भी है और मामूल भी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में कूलिंग लेज़र टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ करवा दी गई है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह से काम करती है, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस हवाले से हमने लेज़र थेरेपिस्ट मेघा से बात की और उनसे चंद सवालात किए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और कितनी कारआमद है, कितना वक्त इस अमल के लिए दरकार है और इस पर कितना खर्च आता है। जिस पर लेज़र थेरेपिस्ट मेघा ने बताया कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये सेफेस्ट लेज़र है। इसमें ना ही आपको बर्निंग सेंसेशन, ना ही कोई बर्निंग चांसेस है, ना ही कोई हीट फील होती है।
दिस इज़ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम डायोड कह रहे हैं। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे वो सेंसिटिव हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो पिगमेंटेड स्किन हो, क्योंकि स्पेशली जब लेज़र की बात आती है तो पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत बात आती है। लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम डार्क हैं, हम लाइट हैं। तो ये लेज़र जो डायोड है कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ, ये सेफ़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। वैक्सिंग आप जब करवाते हैं या कोई आप थ्रेड करवाते हैं तो वो हर 15 दिन 20 दिन में आप जा रहे होते हैं, उस वक्त आपको फील नहीं हो रहा था बेसिकली कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लेज़र आप मंथ में एक दफ़ा करवा रहे हैं, तो ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन ये मोर लास्टिंग है। हमारे पास सबसे अच्छी जो चीज़ ये कस्टमर्स की आती है वो यही होती है कि ये तो हमने पहले सुना ही नहीं, हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड देन जब ये ट्राई करते हैं तो मेरी आदत है कि मैं ट्रीटमेंट के बीच में पूछती हूँ कि अभी आप मुझे बताएं कि कोई पेन हो रहा है आपको या कोई आपको कहीं से स्किन जलती हुई फील हो रही है। तो दे वर परफेक्टली फाइन हमेशा कि मतलब दिस इज़ अमेजिंग कि हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। जबकि कूलिंग लेज़र ट्रीटमेंट करवाने वाले अफराद भी इस ट्रीटमेंट से मुतमईन दिखाई दिए। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा वो लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप किसी जेल से मसाज नहीं करते हैं, वैसा फील हुआ। मैंने कहा आई फील नथिंग, लाइक कुछ पता नहीं चला कि लेज़र ट्रीटमेंट हुई है, क्या हुआ है, नथिंग। क्योंकि आपके हेयर्स के जो अपर जो आपके फेस के अपर जो हेयर्स होते हैं वो आपको बहुत तंग कर होते हैं। हर 2-3 दिन बाद यू नीड टू गो टू द सैलून एंड खत करवाना पड़ता है। ये एक्चुअली कूलिंग ट्रीटमेंट था क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था मेरे मुंह फेस पे और हैंड्स पे आइसिंग हो रही है, सो नथिंग मच। और मैं कुछ इचिंग नहीं, मुझे फील भी नहीं हुआ। घंटों की ट्रीटमेंट मिनटों में होना किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि एक तो ये शहरियों के जेबों पे भारी नहीं और दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। तो जहाँ जिल्द का ख्याल रखना है वहीं अपने आप का भी भरपूर ख्याल रखना है। हम सब जो हैं वो मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स ऑफ बीइंग हेल्दी उसको ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें एक तो सबसे कदीम और सबसे आजमूदा अगर कहा जाए योगा, वो बहुत सारे लोग करते हैं। तो योगा एक्सपर्ट अमरीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। तो फिर ज़रा बताइए अमरीन के बहुत सारे लोग जो ऑफिस गोइंग हैं और वैसे तो बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं है, हालांकि टाइम होता है उनके पास, लेकिन फिर भी तो वो क्या कर सकते हैं अमरीन, और योगा कैसे जो है वो उनको फिट रख सकता है? अच्छा देखें, बेसिकली मैं अगर बोलूँ कि आपको अगर हेल्दी रहना है, ठीक है, आपको फिट रहना है, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ योगा के पर जाएं, आपको 2-3 चीज़ें थोड़ी सी अपनी हेल्थ के लिए भी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। आपकी स्लीप बेटर होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हैं। आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी ईटिंग जो है वो हैबिट वो हेल्दी होनी चाहिए। जब आप ये तीनों चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं, उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट को अपनी रूटीन में रख लेते हैं, तो आप ना सिर्फ अच्छा फील करते हैं बल्कि आपकी ये होती है बॉडी जो है वो टोनिंग कंडीशनिंग की तरफ भी जाती है, लाइटनिंग भी फील होता है। ब्रीदिंग रेट आपका इतना एग्जैक्टली, जब आप ब्रीदिंग कंटिन्यूसली आप ब्रीदिंग करते हैं योगा के सेशन के अंदर, तो आप जो है वो आपके लंग्स जो होते हैं वो अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। तो बेसिकली ये है कि हमें एक्सरसाइज को हमने अपनी रूटीन में रखना है। ठीक है, मैं जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली चाह रही थी कि हमारे जो घर में बैठी हुई ख़वातीन है उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा इजी स्टेप्स बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन का ज़्यादातर इश्यूज़ क्या होता है, उनकी बैक में पेन होता है, ठीक है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, काम करती हैं थक जाती हैं, तो उनको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी अगर चीज़ें इस तरह से पता हो कि वो अपनी लाइफ में कर सकें, तो वो ना सिर्फ बेटर फील करेंगी बल्कि वो हेल्दी भी फील करेंगे। तो मैं आपको थोड़े से कुछ योगा पोजेस बता देती हूँ। ओके, तो भाई जो देखने वाले खासतौर पे खातीन हैं उनके लिए है कि अगर आप घर में बैठी हैं, सुबह आप उठें, वहीं पे आप बेड से नीचे आ जाएं और आप क्या कर सकती हैं। ओवर टू यू अमरीन। ठीक है, अच्छा, जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, मैं आपके लिए एक बहुत हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आप घर में बैठ के कर सकें। अच्छा, योगा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास सिर्फ एक मैट भी हो तो हमें कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत आराम से रिलैक्स्ड होकर अपना घर में वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको पोजीशंस बता रही हूँ जो आपको थोड़ा सा वार्म अप करेंगी, उसके बाद जो है आपकी कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जो आपकी कोर के लिए भी अच्छी होंगी और कुछ जो स्ट्रेचिंग आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है ज़रा रिलैक्स रहेगी। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है,
अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, शोल्डर आपके बिल्कुल रिलैक्स होंगे, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखिए योगा में आपका माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बहुत मस्ट है। अगर आप मेंटली योगा में अपनी बॉडी के साथ अटैच नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपका वो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने माइंड को बहुत अच्छा सा रिलैक्स करना है। आपने पहले इस तरीके से इनहेल करना है, इनहेल थ्रू योर नोज, आर्म्स बिल्कुल आपके आप होंगे, एक्सेल थ्रू योर माउथ। ठीक है, 3 टाइम्स हम रिपीटिशन करेंगे। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। स्लोली आप अपने दोनों आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, अपने हाथों को पीछे से लॉक करके स्ट्रेच करेंगे जितना आप नीचे तक जा सकते हैं। देखिए मेरी बॉडी पूरी नीचे तक जा सकती है तो मैं नीचे तक चिल्लाऊंगी, आप जहाँ तक आ सके, यहाँ तक आ सके, यहाँ तक आ सके करके आपने होल्ड करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्लोली आर्म्स डाउन होंगे आपके, बोथ पाम्स मेरे डाउन हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप जहाँ तक टच कर सकते हैं करके आप स्लोली अपने राइट लेग को पहले पीछे करेंगे। आपने लंज का सुना होगा, लंजेस हम लोग करते हैं। आपने इनहेल करते हुए आर्म्स अप करके होल्ड करना है। देखिए आप अपने बॉडी को होल्ड करेंगे, कीप इन रिमेंबर कि आपके नोज वो नीज जो है वो आपके टोज से आगे ना जाए। आपने इस पोजीशन में रहना है, होल्ड करना है, स्लोली अपने आप को होल्ड करते हुए बोथ आर्म्स आप डाउन करेंगे और बोथ लेग्स आपकी बैक जाएंगी डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आप अपनी लेफ्ट लेग को राइट से बाहर निकाल के पिजन में आएंगे, अदर लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आपने फुल बॉडी को डाउन करना है और अपने आप को होल्ड करना है। देखिए इस पोजीशन में आपकी हिप मोबिलिटी आ रही है। ठीक है, आपके सारे जॉइंट्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। आपने इस पोजीशन में अपने आप को रखना है। स्लोली ग्रेजुअली आप वापस सेम पोजीशन में आएंगे, अगेन डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को। पहले राइट लेग आके लेके आएंगे, देन लेफ्ट लेग एंड देन इनहेल करते हुए अगेन अप। सेम पोजीशन हम लेफ्ट साइड पे भी करेंगे। एक्सहेल थ्रू योर नोज, आर्म्स डाउन, नाउ योर लेफ्ट लेग बैक, come in high lunge position, just hold, count 3 2 1, both arms down. Now your right leg left side से बाहर निकलेगी in pigeon position. Again आप इस position में आएंगे, full body down करेंगी and head down and relax. देखिए आपकी hip mobility हो रही है, आपकी full body stretch हो गई। अब आप इस position में आके वापस downward dog में आके अपने knees को down करेंगे। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई है आपने कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिपीट करनी है। इसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ थोड़ी सी बैक के लिए एक्सरसाइज। कैट एंड काउ पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इस पोजीशन में आप आएंगी, इट्स कॉल्ड टेबल टॉप पोजीशन। ठीक है, इनहेल करना है, अपनी टमी को टक इन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल थ्रू योर बैक को स्ट्रेच करेंगे। अगेन इनहेल, exhale through your nose. Last time, inhale, exhale through your nose. सेम मूवमेंट्स आपने 4 to 5 टाइम्स रिपीट करनी है, या आप एटलीस्ट 10 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। ये आपकी कोर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप इंगेज होगी, आपकी लोअर बैक में जो पेन है या आप कुछ और प्रॉब्लम हो रही होती हैं वो सब चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। लास्ट मूवमेंट आपको बता रही हूँ थोड़ी सी कोर एब्स के लिए। देखें आपने इस पोजीशन में अपनी बॉडी को रिलैक्स होकर रखना है, बिल्कुल आप बॉडी आपकी रिलैक्स्ड है। आपने टेबल टॉप लेग्स रखनी है, इस पोजीशन में आपकी लेग्स है टेबल टॉप पोजीशन में। स्लोली अपने दोनों आर्म्स अप करने, वन लेग आपकी स्ट्रेच होगी, बोथ आर्म्स बैक पे जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, एक्सेल करते हुए स्ट्रेट आर्म्स, both leg on table top position. Again inhale, your right leg stretch and then exhale. ये छोटी सी मूवमेंट्स हैं, इनको आपने रेपिटेशन आपकी होंगी 14 to 15 टाइम्स सही मूवमेंट्स करेंगे। देन लास्ट में कूल डाउन करेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था बटरफ्लाई करेंगे, होल्ड करेंगे अपने रिंग फिंगर को, क्लोज योर आईज एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग।
ईट क्लीन, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच एंड इट वाज सो श्योर एंड सो स्वीट। बहुत शुक्रिया अमरीन, आप तशरीफ लाई, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो बहाने करते हैं कि देखिए हमारे पास तो टाइम नहीं, हम इतना काम करते हैं, तो ये अमरीन ने आपको विद इन 5 मिनट्स बता दिया। अब इस 5 मिनट को आप एक दिन 5, अगले दिन 10 और अगले दिन 15 मिनट तक ले जाएं, अफाका होगा। आप जो है वो बात मानिएगा हमारी। अच्छा जी, तो कुछ आपको अपडेट करें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच जीत लिया है, 21 रन से शिकस्त दे दी है और 168 बनाए थे पाकिस्तान ने, और बांग्लादेश को उन्होंने समेट दिया है। 146 रन ही बांग्लादेश बना सकी, ऑल्दो कि उसको ऑल आउट तो हम नहीं कर सके, लेकिन अगेन जैसे कि हमने देखा था पाकिस्तान की इनिंग्स में कि स्पिन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफ़ी दिक्कत पहुंचाई थी, तो इसी तरह यहाँ भी यही हुआ कि बांग्लादेशी बल्लेबाज भी जब खेलने आए तो शुरू में ही उनके ऑल्दो के 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन मैच में रहे नहीं वो पूरे मैच में, हमेशा से वो रन रेट में भी पीछे रहे, की मोमेंट्स पे उनकी विकेटें भी गिरती रही। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, अगेन हारिस रऊफ जो हैं स्टैंड आउट बॉलर हो सकते थे, लेकिन आखिरी ओवर में उनको हमारी क्रिकेट की ज़बान में काफ़ी कुट लग गई, वरना तो वो आज काफ़ी अच्छा उन्होंने किया। 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सो गुड टू सी मोहम्मद वसीम कमिंग बैक इन हिज कलर्स। मोहम्मद वसीम जूनियर, उन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए, हालांकि उनका पहला जो ओवर था इट वाज नाइटमेयर, वाइड पे वाइड उनसे पकड़ी नहीं जा रही थी गेंद की लाइन, लेकिन फाइनली उन्होंने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है। 24 रन दिए महज और 3 खिलाड़ी आउट किए, 24 रन दिए धानी ने भी, और उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। और नवाज 4 में 25 दिए, उन्होंने 2 विकेटें उन्होंने ली हैं, और शादाब तो स्पिन ने जो है थोड़ा काम दिखाया। तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो पहला मैच अपना जीत चुका है। कल लेकिन होगा असल इम्तिहान, न्यूजीलैंड इन द बैकग्राउंड, सॉरी इन द बैकयार्ड, आई गॉट एक्साइटेड, उनके बैकयार्ड में न्यूजीलैंड खेल रही होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान जो है वो कैसा न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली की हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं और उसके बाइस क्या कुछ तबाही हो रही है। स्वात का अगर रुख करें, स्वात के सेब सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन अब यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से इन बागात में काफ़ी डेंट लगा है, ख़त्म होने लगे हैं। माहिरीन ने जदीद तहकीक करके बरतानिया से ऐसी जड़ें मंगवाई जिससे अब सर्द इलाकों में नई बागात लगाए जा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मिटिगेशन। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहबुद्दीन से। शाहब, अगर एक जानिब मौसम ख़राब हो रहा है तो दूसरी जानिब हम भी इससे लड़ेंगे। स्वात एक ज़री ख़ित्ता है और यहाँ पे न सिर्फ सब्जियाँ उगाई जाती है बल्कि अनवा व अक़साम के फल भी पैदा होते हैं। इस वजह से स्वात को फलों का घर भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रकबे पर यहाँ पे फलों के बागात हैं। एक ज़माना था कि सेब के बागात यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब गिनती के बागात रह गए हैं और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर तो सेब की पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है ज़री तहक़ीक़ाती इदारा मिंगोरा में, हमारे साथ माहिर असमार डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं स्वात के, यहाँ पे सेब के बागात ख़त्म हो गए हैं, तो वजूहात क्या है और मुस्तक़बिल में क्या करेंगे? अच्छा शहाब साहब, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो 2 मेन वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और दूसरा ये है कि जो पीच की जो इंट्रोडक्शन थी इस एरिया में, इस वजह से सेब के बागात काफ़ी कम हो गए। वजह सिर्फ ये है कि अब ये जगह गर्म हो गई है और वो सेब की वो क्वालिटी नहीं आती जो सर्द इलाकों में आती है। पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेब के रूट स्टॉक है, जड़ें हैं। इन जड़ों को जो है ना हम वो यहाँ पे जो है ना ज़्यादा करते हैं, फिर उस पर कलमकारी करते हैं और अपने मनपसंद की जो है ना अक़साम उसके सेब पे कलमकारी करके बनाते हैं। ये आप 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा इसके पौधे बना सकते, लगा सकते हैं और काफ़ी सारा आप उससे आमदन ले सकते हैं। हमारे साथ माहिर हशरात डॉक्टर फजल मौला साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएगा कि क्या वाकई इस तरह है कि लोग कहते हैं कि सेब जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं हशरात से? पीच की निस्बत, आड़ू की निस्बत सेब के बागात जो है वो नुकसानदेह किरणों से कम मुतासर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्शन लेकर हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। माहिरीन की बातें आपने सुनी। इनका ये कहना था कि अगर ज़मींदार अब भी आगे आएँ और जो सर्द इलाके हैं स्वात के, वहाँ पे सेब के पौधे लगाए, बागात लगाए, तो न सिर्फ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ का सेब मार्केट में आया हुआ है, तो इनको वो पौधे प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ वो उनको तरबियत भी दे सकते हैं। तो इससे ये होगा
ताकि जो सेब की कम पैदावार है इसमें इजाफा है और उनको मार्केट में सप्लाई करके काफ़ी फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। शुक्रिया शहाब। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।